एक और नया, उसको नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम कह सकते हैं, एवेन्यू कह सकते हैं, वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको रीट्स कहते हैं शॉर्ट में। उसके बारे में एक सवाल है कि क्या ये ऑप्शंस अच्छे ऑप्शन है निवेश के लिहाज से, और इसमें कितना निवेश करना चाहिए, और खासकर कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड पर राय। सो स्वाति, इट्स अगेन अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब कोई भी जगह पे हम देखते हैं इवॉल्वमेंट जो फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल इंडस्ट्री का हो रहा है, उसमें एक बहुत अच्छा इंक्लूजन है कि आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करें। तो ये होता क्या, रीट्स होता क्या है? तो जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे सारे इन्वेस्टर्स पूल करते हैं अपने पैसे, और वो पैसे जाके इक्विटीज या बॉन्ड्स या जो भी अंडरलाइंग मैंडेट है उसमें इन्वेस्ट होता है। तो रीट्स की सिमिलर मॉडल है कि सारे इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे एक स्कीम में लाके जमा करते हैं, और वो पैसे जाके एक कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई दूसरी जो प्रॉपर्टीज है उनमें एक्चुअली जाके इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप एक्चुअली एक यूनिट आपने खरीद रहे हैं रियल एस्टेट के लिए, फ्रैक्शनल ओनरशिप बोलते हैं इसे, कि आपने अपने मान लीजिए 50,000 लाख रुपया डालना है और आपको एक रियल एस्टेट में एक्सपोजर मिला टू दैट एक्सटेंट। अब इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इनके जो गाइडलाइंस बने हुए हैं, तो कई बार इन्वेस्टर्स को डर होता है कि मैं पैसे लगा रहा हूँ और कोई प्रोजेक्ट बंद हो गया तो क्या। तो इसकी गाइडलाइंस सेबी ने बहुत क्लियरली बना रखे हैं कि जब आप पैसा इकट्ठा होता है, जो रीट्स जो ये पैसा इकट्ठा करती है, 80% जो इनका डिप्लॉयमेंट है वो आपको ऑलरेडी रेंटेड आउट प्रॉपर्टीज, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं और उनपे ऑलरेडी रेंट आपको आ रहा है, ऐसी प्रॉपर्टीज में आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसमें ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट बंद हो जाना, पैसे अटक जाना, क्लियरेंसेस, वो सबका कोई डर नहीं होता। 20% जो पैसा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, किसमें भी चाहे वो लगा सकते हैं। तो एज फार एज डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी इज कंसर्न, वो सेफ होते हैं कि भाई इतना है कि रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज है। अब जब रेंट जो आता है उस पे से जो फंड को रेंट कलेक्ट होता है, जो नेट आता है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, उसका 90% उन्हें यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ये भी कंपल्शन है। तो एज एन इन्वेस्टर मुझे एक पता है कि रेगुलर इनकम भी मुझे आने लगेगी, क्योंकि रेंट जो कलेक्ट हो रहा है फंड से वो मुझे वो डिविडेंड के रूप में वो मुझे वापस दे देंगे। और बाकी अगर रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ती हैं तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी एनएवी में रिफ्लेक्ट हो जाए, जो कैपिटल गेन्स है, क्योंकि वैल्यू बढ़ी तो एनएवी बढ़ गई आपकी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो अभी जो डेट फंड्स में एक कंसर्न हो रहा है कि रिटर्न्स बहुत कम आ रहे हैं, इक्विटी बहुत ज्यादा रिस्की है। तो ये एक्चुअली दोनों के बीच में प्लेस किया गया है। मतलब मैं ये कहूंगा कि आपको रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ जो रेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कैपिटल गेन्स की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी अंडरलाइंग प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ती हैं। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। समझ के करें कि कौन, अभी इंडिया में 3 रीट्स अवेलेबल हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो माइंड स्पेस हो गया, एम्बेसी हो गया और ब्रुकफील्ड एक और ऑप्शन है। 3 है जो लिस्टेड एंटिटीज रीट्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल जो कैटेगरी, उसमें आपने ऑलरेडी बताया कि कोटक इंटरनेशनल रीट्स जो फंड ऑफ फंड एक ऑप्शन है अवेलेबल जो एशिया पैसिफिक रीजन में इन्वेस्ट करता है। सो दैट इज अनदर ऑप्शन। आप चाहें तो वी कैन गो इनटू लिटिल डिटेल्स ऑफ द कोटक इंटरनेशनल। मैं ये पूछने वाली हूँ इसमें कि अगर रीट्स में इन्वेस्ट करना है, जो आपने कहा जो लिस्टेड एंटिटी है, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है, कोई लिमिट है उसकी? नहीं, पहले ये लिमिट करीबन 2 लाख रुपए थी, जो अभी डाउनवर्ड रिवाइज होकर 50,000 रुपए कर दी गई है। सो ईच यूनिट जो आप खरीदेंगे, मतलब एक लॉट जो आप खरीदेंगे, वो 50,000 रुपए तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं इसमें। और कोटक का जो है उसमें भी ऐसी कोई लिमिट होगी? वो तो म्यूचुअल फंड की तरह काम कर रहा है। यस। तो कोटक का जो इंटरनेशनल रीट्स है उसमें तो आप म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट करते हैं, जो मिनिमम लमसम है 5,000 रुपीज, या फिर उसके बाद आप SIP भी 1,000 रुपए की उसमें कर सकते हैं। तो ये कोटक इंटरनेशनल रीट्स एक्चुअली इन्वेस्ट करता है एशिया पैसिफिक रीजन में। तो उनमें जो प्रॉपर्टीज जो लेते हैं, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो फंड ऑफ फंड, तो ये पैसे इकट्ठा करता है और ये कि दूसरे फंड में दे देता है। एंड दैट फंड, वो रीट्स जो है वो एशिया पैसिफिक में, जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग आ गया, उसमें आपका थाईलैंड आ गया। तो ये सारी जो कंट्रीज में वो रियल एस्टेट लेते हैं और नॉट ओनली कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो इसमें आपको रेसिडेंशियल भी आ जाएगा, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसेज, डेटा सेंटर्स, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके अंदर। सो या इट्स अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट। और टैक्सेशन क्या होता है? सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट वन मोर क्वेश्चन। टैक्सेशन इसका इक्विटी या डेट? नो, सो जो लिस्टेड है, अगर मान लीजिए आप जो लिस्टेड रीट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि ये लिस्टेड है
तो इसका जो टैक्सेशन है वो, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इज 1 ईयर, कि आप अगर 1 साल के अंदर आप बेचते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, तो जो आपको 15% लगता है. लॉन्ग टर्म इज मोर देन 1 ईयर एंड उस पे आपको 10%. एंड वो इक्विटी वाला टैक्सेशन है बेसिकली. करेक्ट. उसमें जो फर्स्ट 1 लाख इज एग्जेम्प्ट और उसके बाद जो आपको टैक्स भरना है. और इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड जो आप म्यूचुअल फंड से जो कर रहे हैं, एफओएफ है, वो उसमें डेट टैक्सेशन होगा. लेकिन यस, सो 3 years का जो होल्डिंग पीरियड विद इनकम एडेड इनटू योर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इन योर इनकम, एंड लॉन्ग टर्म इज 20% विद इंडेक्सेशन. जो डिविडेंड आपको आता है वो एक इंपॉर्टेंट है. जो डिविडेंड आपको आता है या इंटरेस्ट के रूप में अगर आपको पेमेंट आ रहा है, तो वो आपकी टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर, और वो आपकी इनकम में जोड़ा जाता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पेमेंट, आपको टैक्स भरना है.